नमस्ते दोस्तों, मैं डॉक्टर धीरज भत्ते, हिंदी विभाग प्रमुख, संजीवनी महाविद्यालय चापोली। आज के इस ऑनलाइन ताशिका में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। पिछले दो ताशिकाओं में हमने डॉक्टर रामकुमार वर्मा की एकांकी औरंगजेब की आखिरी रात एकांकी को देख रहे हैं। पहली ताशिका में एकांकी का स्वरूप और डॉक्टर रामकुमार वर्मा जो इस एकांकी के एकांकीकार हैं उनका परिचय देखा था। उसके बाद दूसरी जो ताशिका थी, उस दूसरी ताशिका में हमने औरंगजेब की आखिरी रात इस एकांकी की जो पृष्ठभूमि थी या इस एकांकी का निर्माण किस रूप में हुआ है उसका संक्षेप में परिचय मैंने दिया था। परंतु अब ये जो तीसरी ताशिका है, इस तीसरे ताशिका में औरंगजेब की आखिरी रात इस एकांकी का तात्विकता की दृष्टि से हम विश्लेषण करेंगे, उसकी समीक्षा करेंगे कि इस एकांकी का कथन किस प्रकार का है। उसके बाद इस एकांकी के पात्र कौन कौन है, पात्र परिचय इसके अंतर्गत होगा। पात्रों का चरित्र चित्रण किस प्रकार किया गया है उसकी चर्चा हम करेंगे। देश काल वातावरण किस प्रकार का है, रंगमंच किस प्रकार का है, रंग संकेतों की चर्चा करेंगे। एकांकीकार का उद्देश्य क्या है इसकी चर्चा करेंगे। इस एकांकी की भाषा, शैली आदि समग्र दृष्टि से आज के इस ताशिका में हम चर्चा करेंगे। डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी इस एकांकी में मुगल बादशाह औरंगजेब की उस मानसिक स्थिति का चित्रण करते हैं जब वे 89 वर्ष की जर्जर अवस्था में अहमदनगर का जो किला है उस किले में अंतिम समय की जो घड़ियां हैं गिन रहे हैं। जीवन से निराश होकर अर्ध चेतना की स्थिति में मरणासन्न स्थिति में पड़े हुए हैं। उनके जो 3 बेटे हैं उनसे दूर कैद में थे। उनके पास केवल उनकी 40 वर्ष की जो उनकी पुत्री है जीनत उन्नीसा बेगम उनके पास है। जैसे कि मैंने पहले भी कहा है कि 18 फरवरी 1707 ईस्वी सन की यह घटना है। रात के 3-4 बजे का ये समय है। औरंगजेब रात्रि के इस प्रहर में रोगग्रस्त अपनी शैया पर पड़े हुए दिखाई देते हैं। अपने काले जो कारनामे हैं, जिंदगी भर किए हुए काले जो कारनामे हैं उन पर चिंतन करके, उनको याद करके पश्चाताप व्यक्त कर रहे हैं। इस अवस्था में उनकी जो स्थिति है बहुत नाजुक हो गई है। एक तो शरीर कमज़ोर हो गया है, कई सारी बीमारियां उनको सता रही है, तो दूसरी ओर उनको कई सारी जो बातें हैं सता रही है। एक और तो दक्षिण की जीवन भर की उनकी जो लड़ाइयाँ थी उन लड़ाइयों ने उनका जो कोष है, आज भी वो बादशाह है, जीवन भर की ये जो दक्षिण की जो लड़ाइयाँ हैं उन लड़ाइयों के कारण उनका कोष रिक्त हो गया है। इस बात की उन्हें चिंता हो रही है, सता रही है। तो दूसरी ओर जैसे कि उनकी जो सेना है वह निर्बल हो गई है। प्रशासन में कई सारी जो गड़बड़ियां हैं शुरू हो गई है। तो दूसरी ओर मराठों का जो अपराजय है, मराठों को उन्होंने कभी भी मराठों के विरोध में उन्होंने जो संघर्ष किया है वह हमेशा उनके साथ हारते ही गए हैं। तो इस बात का उन्हें बहुत बड़ा दुख हो रहा है। तो इस प्रकार मराठों की ये जो अपराजय शक्ति है तो उनको बहुत परेशान कर रही है। राज दरबारियों का ये जो आपसी संघर्ष है वह उनको सता रहा है। उनकी अवस्था उन्हें बहुत बेचैन कर रही है। ये सारी जो बातें हैं उनको बहुत परेशान कर रही है। एक तो वो बूढ़े हो चुके हैं, उनकी शक्ति बहुत कमज़ोर हो गई है। सभी प्रकार की शक्ति, शारीरिक शक्ति और बादशाह होने के कारण ये जो उनका आर्थिक कोष कमज़ोर होता है, उसके साथ ही उनकी जो
सेना है वो निर्बल हो जाती है, प्रशासन में बहुत सारी गड़बड़ियाँ शुरू हो जाती है, उनके बहुत सारे जो सपने थे वो अधूरे छूट जा रहे हैं। तो ये सारी जो बातें हैं उनको सता रही है। कभी उसे अपने पिता की याद आती है, अपने पिता को उन्होंने कैद में डालने की याद आती है, उनके साथ जो दुष्कृत्य किया उनको ग्लानि होने लगती है। तो कभी अपने भाइयों को वह याद करते हैं, अपने भाइयों का उन्होंने किस प्रकार वध किया उसको वह याद कर रहे हैं। कभी हिंदुओं पर लगाए गए जो जजिया कर हैं, उस जजिया कर के माध्यम से उन्होंने जो कठोर वसूली की उसको लेकर वह पश्चाताप कर रहा है। अर्थात ये जो जजिया कर है उन्होंने अपने धार्मिकता को याद करते हुए, यानी कि इस्लाम धर्म के लिए ये सब कुछ किया है, उसको ऐसा लग रहा है। यानी कि धर्म के नाम से उन्होंने लोगों पर किस प्रकार अन्याय अत्याचार किया है, लोगों को किस प्रकार इस प्रकार के कठोर ऐसे जो कर लगाए हैं उसको लेकर वह याद कर रहा है। उनके पास बैठी हुई जो बेटी है जीनत, अर्थात उसे धीर देने की कोशिश कर ही रही है, लेकिन उनकी जो व्याकुलता है समय के साथ बढ़ती ही जा रही है। रात्रि के अंतिम प्रहर में ये जो शाहजादी उनकी जो पुत्री है, अर्थात उसको धीर देने का तो प्रयास कर रही है, लेकिन उसके अतिरिक्त भी इस एकांकी में जैसे कि करीम और हाकिम जैसे जो दो चरित्र हैं, शहंशाह को धीर देने का प्रयास कर रहे हैं, उनको विश्वास देने का प्रयास कर रहे हैं। तो इस प्रकार ये सारी जो बातें हैं, इन बातों को लेकर ये एकांकी लिखा गया है। इन बातों को केंद्र में रखते हुए बाकी सारे जो विषय हैं हमारे सामने आने वाले हैं। तो ये जो पश्चाताप है, जीवन भर किए हुए पश्चाताप की आग में वो जल रहा है। औरंगजेब अपने काले कारनामों को याद कर रहा है। कभी उसे अपने पिता के कैद में डालने के दुष्कृत्य पर ग्लानि हो रही है, तो कभी अपने सगे भाइयों का वध कर देने की बात उसे याद आ रही है। तो कभी हिंदुओं पर लगाए गए जजिया जैसे कर के माध्यम से लोगों पर कठोर वसूली का उसे पश्चाताप हो रहा है। तो इस प्रकार ये जो जजिया कर है अपनी धार्मिकता के आधार पर उसे चिढ़ा रही है, और उसके पास बैठी हुई उसकी बेटी जीनत उसे संतोष दे रही है, उसे धीर देने का काम कर रही है। उसकी व्याकुलता बढ़ती ही जा रही है। रात्रि का प्रहर है और ऐसे समय में उसे अपने सैनिकों पर भी विश्वास नहीं है। वो पश्चाताप की आग में जलता ही जा रहा है। उसके ठीक सामने एक स्वर्ण पिंजरे में टंगे हुए वो पक्षी को देखकर पश्चाताप कर रहा है। उस स्वर्ण पिंजरे में बंद पक्षी को देखकर अपने पिता की उसे याद आ रही है। वह उस पक्षी को मुक्त करता है और कुछ समय के लिए वह राहत की सांस लेता है। अंत में वह अपने कातिब को बुलवाकर अपने बेटों के नाम से एक पत्र भी लिखता है। और इसी समय बाहर अजान होने की आवाज़ सुनाई देती है, और इस अजान को सुनते हुए आलमगीर औरंगजेब का दुख भरा निधन होता है। तो इस प्रकार संक्षेप में ये जो एकांकी है, इस एकांकी के कथानक को हमने देखा है। एकांकी को लेकर अलग अलग जो बातें हैं उन बातों पर हम विचार कर रहे हैं। इस एकांकी को लेकर दूसरा एक महत्वपूर्ण जो मुद्दा है
देश, काल और वातावरण का है। देश का मतलब स्थान से संबंधित है, काल का अर्थ समय से संबंधित है और वातावरण अर्थात परिस्थिति से संबंधित है। तो इस प्रकार औरंगजेब की आखिरी रात एकांकी में देश, काल और वातावरण किस प्रकार का था उसकी भी चर्चा हमें यहाँ करनी है। एकांकी में मुगल सम्राट औरंगजेब के कुकृत्यों को लेकर अर्थात ये एकांकी प्रस्तुत की गई है। उसने प्रजा पर, अपने परिवारजनों पर जो अन्याय अत्याचार किए हैं, हिंदुओं पर जो जजिया कर लगाया था, अपने पिता के कैद करने का, अपने भाइयों का कत्ल करने का, और इस प्रकार उसे हर एक बात याद आ रही है। उसके द्वारा जिंदगी भर किए हुए ये जो कृत्य हैं, अत्याचार हैं, तो उसको याद करके वह पश्चाताप व्यक्त कर रहा है। उन सभी घटनाओं का डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी ने इस एकांकी में सजीवता के साथ चित्रण किया है। मुगलकालीन इतिहास के जीर्ण पृष्ठ ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में प्रस्तुत करने का लेखक ने बड़ी सफलता से प्रयत्न किया है। मुगलकालीन परंपराओं का या उस समय के वातावरण का इस एकांकी में चित्रण हुआ है। नाटक में वर्णित जो घटनाएं हैं सत्य एवं इतिहास समर्पित हैं। गोलकुंडा और बीजापुर की जो रियासत है उसको जीतकर अब औरंगजेब अहमदनगर के किले में आकर रुक जाता है और वही उसकी मृत्यु होती है। उसी के शासनकाल में मराठा शक्ति बढ़ती जा रही थी। औरंगजेब बूढ़ा हो रहा था और दूसरी तरफ मराठों की जो शक्ति है वो बढ़ती जा रही थी। इसी समय औरंगजेब की जो मुगल सेना है वह विलासी बनती जा रही थी। चारों ओर विद्रोह और अराजकता की स्थिति देखकर वह अत्यंत भयभीत और चिंताग्रस्त हो जाता है। इन सभी कारणों से वह दिनों दिन जर्जर होकर मृत्यु को प्राप्त कर लेता है। तो इस प्रकार इस एकांकी के अंतर्गत जो देश, काल और वातावरण है, देश के माध्यम से हम समझ सकते हैं कि इस एकांकी का जो स्थान है अहमदनगर का किला है। उस किले में घटित घटना है 18 फरवरी 1707 ईस्वी सन का ये समय है। रात के 3 बजे का ये समय है। परिस्थिति को जब हम देखते हैं तो परिस्थिति में जैसे कि एकांकी के आरंभ से ही ये करुण रस में इस एकांकी को व्यक्त किया गया है। यानी कि यहाँ आरंभ से लेकर अंत तक जो करुणा है हमें देखने को मिलती है। तो इस प्रकार इस एकांकी के परिस्थिति के अंतर्गत औरंगजेब अधमरी स्थिति में लेटा हुआ है। ज्वर तथा खांसी उसे परेशान कर रही है। जीवन भर किए हुए जो कृत्य हैं उसको याद आ रहे हैं, जिसको वह अपनी बेटी जीनत के सामने व्यक्त करते हुए अपने इन पापों का जो बोझ है वह हल्का करना चाहता है। उसके बाद अगला एक महत्वपूर्ण जो मुद्दा है एकांकी के उद्देश्य को लेकर। इस एकांकी का उद्देश्य क्या है, किस उद्देश्य से डॉक्टर वर्मा जी ने इस एकांकी का निर्माण किया है। इस एकांकी के माध्यम से हम जानते हैं कि औरंगजेब के अंतर्द्वंद्व को चित्रित किया गया है। जैसे कि औरंगजेब के जो 2 रूप हैं उन 2 रूपों का चित्रण इसके अंतर्गत हुआ है। एक उसका बाह्य रूप है
जिसके अंतर्गत उसने अपने जीवन में या जीवन भर किए हुए जो कृत्य हैं उसको हम समझ सकते हैं या उसको हम देख सकते हैं। तो दूसरा उसका जो रूप है, जैसे कि इसके पहले भी हमने चर्चा की थी कि उन्होंने अपने पुत्रों को जो पत्र लिखा है, उन पत्रों का आशय अर्थात उनका जो पश्चाताप दग्न जो रूप है, पश्चाताप करने वाला उनका जो दूसरा रूप है, वह हमारे सामने उपस्थित होता है। उनके मन में इस समय अंतर्द्वंद्व चल रहा है और औरंगजेब के इस चरित्र को डॉक्टर वर्मा जी ने मनोवैज्ञानिक आधार पर प्रस्तुत किया है कि जीवन में जो उन्माद है, उस उन्माद को प्रवाहित तो करना चाहिए, परंतु औरंगजेब जिस प्रकार अपने जीवन में अन्याय अत्याचार करता है, अर्थात जैसे कि प्रत्येक प्राणी को अपने कृत्यों का जो पश्चाताप है करना पड़ता है, जिस प्रकार औरंगजेब इस एकांकी के माध्यम से कर रहा है, या इस एकांकी के माध्यम से इस एकांकी के माध्यम से औरंगजेब के किए हुए पापों का जो प्रायश्चित है वह किस प्रकार कर रहा है, उसी प्रकार का प्रायश्चित हर प्राणी मात्र को करना पड़ता है। लेखक ने इस एकांकी के माध्यम से मानव जीवन का जो दुर्लभ पक्ष है, उस पक्ष को उद्घाटित करना ही उनका प्रमुख उद्देश्य रहा है। जो औरंगजेब का आंतरिक रूप है, इस समय मरणासन्न स्थिति में उनके मन में जो विचार आ रहे हैं, उन विचारों को वह किस प्रकार व्यक्त कर रहे हैं, किस प्रकार उसका पश्चाताप कर रहे हैं, ये उनका जो आंतरिक रूप है, उस रूप को उद्घाटित करने का उनका वर्मा जी का प्रमुख उद्देश्य रहा है। और इसी प्रकार हर व्यक्ति को अपने किए हुए कृत्यों का पश्चाताप होता ही है। मृत्यु के पूर्व व्यक्ति की जो आत्मा है वो किस प्रकार निर्मल होती है, या वह अपने व्यक्तित्व को किस प्रकार निर्मल करना चाहता है, तो इसका जो उदाहरण है इस एकांकी के माध्यम से एकांकीकार ने व्यक्त किया है। मरणासन्न स्थिति में औरंगजेब को उनकी जो स्मृतियाँ हैं वह सजग हो जाती है। जीवन की जो घटनाएं हैं उनके चलचित्र पर या उनके मानस पटल पर घूमने लगती है और व्यक्ति तटस्थ होकर अपने जो कर्म हैं, अपने किए हुए जो पाप हैं, उन पापों को याद करके पश्चाताप कर रहा है। उसके बाद और एक महत्वपूर्ण जो बात है, औरंगजेब का चरित्र चित्रण है। इस एकांकी का जो प्रमुख चरित्र है उसका चित्रण का है। तो इस प्रकार हम जानते हैं कि इस एकांकी का जो प्रमुख चरित्र है वह औरंगजेब है। एकांकी की संपूर्ण जो घटनाएं हैं उसी के पास केंद्रित होती है। और इस प्रकार इस एकांकी का जो चरित्र है, 89 वर्ष का बूढ़ा जो रोगग्रस्त मुगल सम्राट औरंगजेब है, वह स्वयं आप बीती अपनी पुत्री को सुना रहा है। यानी कि अपने जीवन भर के जो कृत्य हैं या उसे इस समय उसके मानस पटल पर जो भी स्मृतियाँ आ रही है उसको याद करते हुए वह अपने पुत्री जो कि जीनत उन्नीसा बेगम है, जिसकी अवस्था 40 वर्ष की है, और उसको वह सुना रहा है। किंतु इस स्वर में अर्थात उसका ये जो स्वर है, उस स्वर में हमें निराशा दिखाई दे रही है, उसमें एक प्रकार की वेदना दिखाई देती है, उसमें पीड़ा है, असहायता है। तो इस प्रकार अहमदनगर के किले में मृत्यु के शैया पर बादशाह औरंगजेब का जो शरीर है वह कई बीमारियों से, कई रोगों से जर्जर हो चुका है। इस अवस्था में उसे ज्वर और खांसी सता रही है। ज्वर और खांसी से
वह बेचैन है। उसकी सेवा करने वाले उसके जो सेनापति हैं उन पर भी इस अवस्था में उनका विश्वास नहीं है। तो इस प्रकार जैसे कि अपने वो पुत्री पर भी वह विश्वास नहीं करता है, उसकी खांसी को रोकने का जो प्रयास है उसके लिए हकीम के द्वारा दवा मंगवाई जाती है, परंतु उस पर भी अर्थात उस दवा पर भी वह विश्वास नहीं करता है। उस हकीम को या अपनी बेटी को वह दवा चखने के लिए देता है। तो इस प्रकार अपने जीवन के अंत तक वह कभी किसी पर विश्वास नहीं करता है। अपने जीवन में उसने जो कुकर्म किए हैं उन्हें स्मरण कर वह इस समय बहुत ही भयभीत हो जाता है, वो कांपता है। वो यह बात स्वीकार करता है कि आत्मविश्वास, निर्ममता, अन्याय, हिंसा, छल ही उसका अस्त्र रहा है और इन विभिन्न अस्त्रों ने उसका जो दैनिक व्यवहार है वह करता रहा है। यानी कि उसका जीवन भर का जो व्यवहार था अविश्वास, निर्ममता, अन्याय, हिंसा, छल इसी प्रकार का रहा है और उसे वह याद कर रहा है। उसके जीवन भर के जो कुकृत्य हैं उसे सर्प दंत की तरह चुभ रहे हैं और वह निरंतर परेशान होता जा रहा है। वर्मा जी ने उसकी जो तानाशाही है उस तानाशाही का सच्चा जो चित्र है इस एकांकी के माध्यम से प्रस्तुत किया है। औरंगजेब के अनेक जो विचार हैं इस एकांकी के माध्यम से हमारे सामने उपस्थित होते हैं। वह अपने कुकर्मों को भूल नहीं पाता है, ये सबसे बड़ी बात है। दूसरा महत्वपूर्ण जो उनका विचार है कि जीवित रहते हुए वह इन कुकर्मों को, पापों को हल्का करना चाहता है। जीवन के कुकर्मों से वह अत्यंत भयभीत भी हो गया है। इसके पहले भी हमने देखा है कि उनके सामने जो स्वर्ण पिंजरा है उस पिंजरे के पक्षी को वह मुक्त करता है और उनकी जो मानसिक संतुष्टि है उसकी ओर हमें संकेत करता है। इस घटना से वह अपने कैदी पिता को स्मरण करता है जिसे मृत्यु के अंतिम क्षणों तक औरंगजेब ने मुक्त नहीं किया था। यहाँ वो जैसे कि पागलपन में अर्थात अपना जो दुख है वह व्यक्त करता हुआ दिखाई देता है। एकांकी में औरंगजेब को बड़ा ही शंकालु बताया गया है, जैसे कि अविश्वासी बताया गया है। इसी स्वभाव से वह अपने पिता को जीवन भर कैद रखता है, अपने भाइयों की हत्या करता है, पुत्र को अजन्म कैद में डाल देता है। यहाँ तक कि वह हकीम की जो दवा है उस दवा तक नहीं पीना चाहता है। वह अपनी पुत्री जीनत पर भी पूर्ण विश्वास नहीं करता है। वह अपने आप को पूर्ण अपराधी साबित कर रहा है या अपने आप को पूर्ण अपराधी के रूप में वह देख रहा है और अंत में वह असंख्य पापों के पश्चाताप के साथ इस संसार से विदा लेता है। उसके बाद हम इस एकांकी की जो भाषा शैली है उस पर भी विचार करते हैं। यह एक ऐतिहासिक एकांकी है और इसमें हमने देखा है कि पात्रों की संख्या केवल 5 है। मुख्य पात्र के रूप में औरंगजेब है, दूसरा पात्र जीनत है और अन्य जो 3 चरित्र हैं वो गौण रहे हैं। इस एकांकी के अंतर्गत औरंगजेब और जीनत इन दोनों के चरित्र चित्रण में पिता और पुत्री का जो संवाद है एकांकी का मुख्य आधार है। एकांकी का जो प्रमुख पात्र है वह आलमगीर है, परंतु इस एकांकी में डॉक्टर वर्मा जी ने उनके विश्लेषण पर अधिक जोर दिया है। एकांकी का दूसरा जो पात्र है जीनत है, औरंगजेब की वह बेटी है। डॉक्टर वर्मा जी ने जीनत को बहुत ही निष्ठावान बताया है। वह अपने पिता का सहारा बनना चाहती है। एकांकी के जो अन्य पात्र हैं
उन पात्रों में करीम, हकीम और ये कातिब, जो 3 पात्र हैं, गौण पात्र हैं। इसके साथ साथ कुछ सांकेतिक पात्र हैं, जिन पात्रों की ओर एकांकी के कथानक के द्वारा संकेत किया गया है, जिसके अंतर्गत हमने देखा है कि औरंगजेब के पिता शाहजहां, उसके बाद उनके जो भाई है दारा, शुजा, मुराद, उनकी ओर संकेत हैं। संभाजी राजे हैं, छत्रपति शिवाजी है, ऐसे कई सारे जो नाम हैं उनका केवल संकेत मात्र इसके अंतर्गत किया गया है। उसके बाद एकांकी के संवादों की जब हम बात करते हैं तो एकांकी के जो संवाद हैं वह संयत हैं, सुसंगठित हैं, प्रभायुक्त और स्वाभाविक एवं मर्मस्पर्शी रहे हैं। संवादों में कुछ संवाद आपसी संवाद रहे हैं। आपसी संवाद जैसे कि औरंगजेब इस एकांकी के अंतर्गत कुछ संवादों को स्वयं अपने आप वह कहता है। अपने आप कहे हुए जो संवाद इसके अंतर्गत हमें देखने को मिलते हैं। तो कुछ संवाद आदेशपूर्ण भी है, अर्थात इस अवस्था में भी भले ही वह मरणासन्न स्थिति में है, मृत्यु के करीब हैं, परंतु उनके जो संवाद हैं उनके संवादों में एक प्रकार का आदेश दिखाई देता है, क्योंकि अभी भी इस समय वह बादशाह है, वह अपने सेना को, अपने जो नौकर हैं उनको आदेश दे रहा है। तो इस प्रकार उनके संवादों में ये आदेश दिखाई देता है। तो आदेशपूर्ण संवादों का प्रयोग वर्मा जी ने इसके अंतर्गत किया है। तो कुछ संवाद, इस एकांकी के कुछ संवाद बहुत लंबे लंबे दिखाई देते हैं, लंबे समय तक चलते हैं। एकांकी के जो तत्व हैं संवादों को लेकर जब हम देखते हैं तो एकांकी के संवाद छोटे होते हैं, परंतु एकांकीकार ने इसके अंतर्गत औरंगजेब के कुछ लंबे लंबे संवादों का प्रयोग किया है। परंतु इन लंबे संवादों को पढ़ते समय या उनको सुनते समय दर्शक या पाठक ऊब नहीं जाते हैं। यह जो स्थिति है आलमगीर के संवादों में हमें देखने को मिलते हैं। तो इस प्रकार भले ही कुछ लंबे संवादों का प्रयोग किया हो, लेकिन जिसके माध्यम से अर्थात एक प्रकार का जो लगाव है उस एकांकी के संवादों के साथ पाठकों की रहता है। उसके बाद औरंगजेब की आखिरी रात एकांकी की जो भाषा है उस भाषा पर जब हम बात करते हैं या भाषा को जब हम देखते हैं तो एकांकी की भाषा अपने तत्कालीन परिवेश को हमारे सामने उपस्थित करती है। या तत्कालीन जो परिवेश है, तत्कालीन जो वातावरण है, उस वातावरण को सक्षमता के साथ हमारे सामने उपस्थित करने का काम करती है। ये जो भाषा है, भाषा का विचार करते समय हम देखते हैं कि इस एकांकी के भाषा में अरबी, फारसी और उर्दू की जो प्रचुरता है वह इसके अंतर्गत देखने को मिलती है, क्योंकि औरंगजेब स्वयं उर्दू भाषी थे। औरंगजेब का जो शासनकाल था उस शासनकाल में या उस शासनकाल के दरबार में विद्यमान जो भाषा थी उर्दू ही थी। और इस दृष्टि से एकांकीकार ने भी इस एकांकी के अंतर्गत अधिकतर अरबी, फारसी, उर्दू शब्दों का प्रयोग किया हुआ है। विषय वस्तु के अनुकूल भाषा में परिवर्तन भी आया है। विषय वस्तु जैसी है उस विषय वस्तु के अनुसार भाषा में परिवर्तन दिखाई देता है। जैसे कि इसके पूर्व हमने देखा है कि उनके कुछ संवाद आदेशपूर्ण है। तो जब हम इस प्रकार के संवादों को देखते हैं तो भाषा में परिवर्तन दिखाई देता है, शब्दों पर जोर दिखाई देता है। जब वह पश्चाताप करता है तब उनकी भाषा में एक प्रकार की करुणा दिखाई देती है। तो इस प्रकार विषय वस्तु के अनुसार भाषा में परिवर्तन करने का प्रयास किया है। और औरंगजेब के शासनकाल में विद्यमान भाषा उर्दू होने से तो इस एकांकी के अंतर्गत भाषा का जो प्रयोग हुआ है वह उर्दू शब्दावली अधिक मात्रा में हमें देखने को मिलती है। इस प्रकार समग्र दृष्टि से जब हम इस एकांकी का विचार करते हैं, राम कुमार वर्मा का ये जो एकांकी है
औरंगजेब की आखिरी रात समग्र दृष्टि से एक सफल एकांकी कहा जा सकता है। इस एकांकी के आरंभ में लगभग 2 पृष्ठों का जो रंग संकेत हैं, रंग संकेत दिए हैं और इन रंग संकेतों को देखकर हम इस एकांकी को सफलता के साथ रंगमंच पर प्रस्तुत कर सकते हैं। तो इस दृष्टि से एक अभिनय एकांकी के रूप में हम इस एकांकी को देख सकते हैं। डॉक्टर वर्मा जी ने अनेक एकांकियाँ लिखी हैं और उनके हर एकांकी के अंतर्गत जो चरित्र चित्रण है, चरित्र चित्रण करते समय वो मनोविज्ञान का आधार लेते हैं। तो इस प्रकार औरंगजेब की आखिरी रात भले ही ऐतिहासिक एकांकी हो, इसका जो विषय है वह ऐतिहासिक हो, चरित्र ऐतिहासिक हो, लेकिन औरंगजेब का जो चरित्र चित्रण इस एकांकी के अंतर्गत वर्मा जी ने किया है पूर्णतः मनोवैज्ञानिक रहा है। उनकी मानसिकता का जो आधार है इस एकांकी के अंतर्गत लिया गया है और उनके मानसिकता को व्यक्त करने का प्रयास किया गया है। तो इस प्रकार समग्र दृष्टि से जब हम देखते हैं तो ये जो एकांकी है सफल कही जा सकती है। एकांकी के उद्देश्य को लेकर भी वर्मा जी का जो उद्देश्य है वह सफल रहा है। जैसे कि औरंगजेब भले ही वह एक बादशाह था, पूरे हिंदुस्तान का वह बादशाह था, लेकिन अपने मरणासन्न स्थिति में अपने जीवन के किए हुए जो कृत्य हैं, कुकृत्य हैं, उन कुकृत्यों को हल्का करना चाहता है। और इसी प्रकार हर व्यक्ति को अपने किए हुए जो कृत्य हैं उन कृत्यों का पश्चाताप होता है और पश्चाताप करना पड़ता है। तो इस प्रकार की जो स्थिति है, इस प्रकार की जो दशा है वह हर व्यक्ति की होती है, चाहे वह बादशाह हो या कोई सर्वसामान्य व्यक्ति हो। तो इस प्रकार इस एकांकी का जो उद्देश्य है वह सफल रहा है। यही हम रुकते हैं। धन्यवाद।